इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को। सबसे पहले तो बेसिक्स ही बताइए प्रबलीन, क्या होता है ये? जी। नमस्कार दीपाली। बिल्कुल आई थिंक नॉट ओनली इन्वेस्टिंग बट दीपाली आई थिंक अगर हम अपनी लाइफ के ब्रॉडर डिसीजंस को भी देखें तो हमारे कुछ ना कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं चीज़ों को लेके, राइट फ्रॉम कि आपको क्या खाना पसंद है टू आप कई बार चीज़ों के लिए मना कर देते हैं कि मुझे पसंद नहीं है। तो अगर आप किसी से पूछें कि क्या आपने ट्राई किया है तो वो कहेंगे नहीं मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता या मुझे लगता है मुझे पसंद नहीं आएगा। सो हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ चलते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। एंड इस टाइप के बायसेस छोटे-छोटे हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी का भी हिस्सा होते हैं, जहाँ पे वो हमारी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा-सा क्लाउड करते हैं और हम उतना क्लैरिटी से नहीं सोच पाते। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो ही सही तरीका है, बट हम कहीं न कहीं बायस्ड होते हैं उस सिचुएशन में। और इस टाइप के बहुत सारे कॉग्निटिव और बायसेस के ऊपर स्टडीज की गई हैं दीपाली, जो हमने देखे हैं सालों में। एंड दैट इज व्हाई एक पूरी स्टडी है जहाँ पे हम बिहेवियरल बेसिकली इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का जो एक पूरा स्ट्रीम है वो निकल के आता है कि जो इन्वेस्टर्स का खुद का टेम्परामेंट है, उनके जो फीलिंग्स हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में और डिफरेंट इन्वेस्टर्स कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, वो उनके इस टाइप के बायसेस से गवर्न्ड होता है। और इसका एक आउटकम ये हो जाता है कि कई बार जो एक ऑप्टिमल डिसीजन आपको फाइनेंस में लेना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे हमें एक ज़्यादा फंडामेंटली लाइक एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखने की ज़रूरत है, वो हम कई बार नहीं रख पाते हैं। सो बहुत भिन्न तरीके के ये बायसेस एग्ज़िस्ट करते हैं, जो हमारी हर रोज़ की दुनिया और हमारी इन्वेस्टिंग की दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। हुँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपने जैसे समझाया बिहेवियरल बायस के बारे में, आम तौर पे क्या कौन-कौन से वो बिहेवियरल बायस हैं जिससे इन्वेस्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होके उनके पोर्टफोलियोज़ इम्पैक्ट होते हैं? कौन सी वो कॉमन चीज़ें हैं जो आपने नोटिस की? जी। सो इसमें हमारे पास दीपाली अबाउट 4-5 इम्पोर्टेंट बायसेस हैं जो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। एंड आई थिंक उसमें जो टॉप पे आता है वो होता है रीसेंसी बायस। यानी कि जो भी घटना हाल ही में घटी होती है, हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मान लीजिए अभी हमने साल भर से देखा कि सोना-चांदी बहुत चला है, तो सडनली सबका ध्यान उसी पे चला गया और कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमें उसमें निवेश करना चाहिए। इक्विटी ने कोई रिटर्न नहीं दिए तो अब इक्विटी से निकल जाना चाहिए। इक्विटी आज भी अगर हम देखें तो 1.5 साल में नेगेटिव है, निफ्टी 50 के रिटर्न्स भी। ऐसे में आपको लगता है कि जो अभी हाल ही में हुआ है ऐसा ही ना चलता रहे। सो जो भी हमारा रीसेंट पास्ट होता है, उसके डिसीजंस हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। ये पहला बायस हो गया रीसेंसी बायस, बिकॉज़ यहाँ पे हम किस एसेट क्लास में अपना पैसा डालना चाहते हैं, किस कैटेगरी में, किस स्कीम में, ये बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है उससे। सेकंड जो बायस हम अक्सर देखते हैं इन्वेस्टर्स में वो है लॉस अवर्शन। शायद दीपाली एज इन्वेस्टर्स आप और मैं भी एग्री करेंगे कि पैसा कमाने की जो खुशी है उससे ज्यादा दुख हो जाता है अगर पैसा आपका नीचे जा रहा हो, जब आप नेगेटिविटी देख रहे हैं कि आपका नेगेटिव में रिटर्न्स है आपके पोर्टफोलियो में। और इसके ऊपर एक स्टडी भी की गई थी, जिसपे ये बताया गया है कि जो पैसा घटने का जो गम है वो 2 गुना होता है पैसा बढ़ने की खुशी से। सो ट्वाइस आपको फील होता है वो पेन। सो लॉस अवर्शन बायस क्या करता है निवेशकों के माइंड को थोड़ा-सा कहीं न कहीं उनके माइंड में एक ऐसी चीज़ ले आता है कि मेरा पैसा कहीं और ना गिर जाए। तो हम देखते हैं कि कई बार अगर वो इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, तो जब मार्केट्स गिरने लगती हैं, वो अपनी एसआईपी को रोकना चाहते हैं या उस स्कीम से निकलना चाहते हैं जहाँ पे उनको लॉस दिख रहा है। बिकॉज़ वहाँ पे लॉस एवर्जन आ गया, यानी कि आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं कि मुझे नेगेटिव रिटर्न्स या लॉसेस ना दिखें अपने पोर्टफोलियो में। एंड जैसे हम एम्फी के डेटा देखते हैं, शुरुआत में मुझे लगता है मार्केट्स मैच्योर हो रही हैं, पर पहले ऐसा बहुत कॉमनली देखा गया था कि जब लगातार मार्केट्स लंबे समय के नेगेटिव में होती थी, तो आप इक्विटी से आउटफ्लो ही देखते थे। आजकल आई थिंक इन्वेस्टर्स स्टिल इस बायस को थोड़ा ओवरकम करके निवेश करना चाहते हैं जब मार्केट्स नीचे जाती हैं। सो ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट बायसेस हैं। थर्ड बायस दीपाली है फ़ैमिलियरिटी बायस। एंड आई थिंक इससे अगेन हम सब प्रभावित होते हैं क्योंकि हमें फ़ैमिलियर चीज़ें पसंद आती हैं। हम अक्सर उन्हीं दोस्तों से मिलना चाहते हैं जिनको हम जानते हैं। हम उन्हीं जगहों पे जाने में कंफर्टेबल होते हैं जिनको हम समझते हैं, हम जाते रहते हैं। एंड एसेट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निवेशक भी फ़ैमिलियरिटी ढूँढते हैं।
लोगों को रियल एस्टेट ज़्यादा समझ में आता है, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड डिपॉज़िट समझ में आता है, तो इसीलिए ज़्यादा पैसा सोना हो गया, ये सारे एसेट्स में अगर हम देखें तो एक इंडियन हाउसहोल्ड का सबसे ज़्यादा पैसा लगा भी हुआ है, क्योंकि वो कहीं न कहीं इस बायस से प्रभावित हैं और इक्विटी में डालने में उस फ़ैमिलियरिटी को उनको छोड़ना पड़ता है और वहाँ पे शायद जिसको एक आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल रहे हैं। सो ये एक इंडियन हाउसहोल्ड का अगर हम एक पोर्टफोलियो देखें, तो हमें बहुत अधिक देखने को मिलता है फ़ैमिलियरिटी बायस। 4th नंबर पे जो आता है दीपाली, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये हो गया फ्रेमिंग बायस। अब फ्रेमिंग बायस क्या है कि हमारे इर्द-गिर्द इतनी इन्फॉर्मेशन है और हम इंटरनेट की दुनिया में हैं। आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबली एक वॉर चल रही है यूएस एंड इज़राइल की ईरान के अगेंस्ट, तब भी आप किस इन्फॉर्मेशन को क्रेडिबल मानें ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि क्या चीज़ आपके सामने कैसे फ्रेम करके आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस करती है, आपको नहीं पता चलेगा। सो बेसिकली अगर आप निवेश करने जा रहे हैं और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाए, पर उसमें से 4 पॉइंट्स छुपा दिए जाएँ, जैसे आपके रिस्क फैक्टर्स हटा दिए, आपको सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स दिखाए, तो आपका डिसीजन डिफरेंट होगा। अगर आपको पूरी पिक्चर दिखाई जाती है तो आपका डिसीजन डिफरेंट होगा, बिकॉज़ आपको पॉजिटिव्स भी पता है उस इंस्ट्रूमेंट के और रिस्क फैक्टर्स भी पता हैं। तो ये होता है फ्रेमिंग बायस और इसको हम स्पेशली ऐसे टाइम्स में देखते हैं जहाँ पे पुश प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अक्सर हम देखते हैं इंश्योरेंस के बहुत फायदे गिनाए जाते हैं, पर एक रिजिडिटी जो है कि आप 1 या 2 प्रीमियम के बाद तोड़ते हैं तो आपका कोई पैसा वापस नहीं आया, या जो एक रिजिडिटी है प्रोडक्ट की, वो अक्सर डिस्कस नहीं होती है। And finally is the confirmation bias. confirmation bias मेरे ख्याल से हम सब अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं और हमने एक बार कोई चीज ठान ली कि नहीं ये ऐसा ही हो रहा है और मार्केट नीचे जाएगी, तो हम हर रोज कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज देखने लग जाते हैं कि देखा मैंने बोला था और मार्केट नीचे जाएगी, अभी पैसा मत लगाओ। यही कंफर्मेशन जो बायस है, हमें पूरी पिक्चर देखने नहीं देता, बिकॉज़ हम एक होलिस्टिक व्यू नहीं लेना चाहते सिचुएशन का। हमने जो अपने मन में एक बार धारणा बना ली दीपाली, हम कहीं न कहीं उसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और हम उसी इन्फॉर्मेशन को पिक करने लग जाते हैं। उन्हीं लोगों से हम कहीं न कहीं थोड़ा सपोर्ट सीक करने लगते हैं जो शायद हमारे थॉट प्रोसेस से अलाइन्ड है। तो ये हो गया कंफर्मेशन बायस। तो हम अपने जो एक बार हमारा थॉट प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा काउंटर नहीं करना चाहते हैं। सो आई थिंक ये 5 बायसेस हम अक्सर देखते हैं निवेशकों में, एंड स्पेशली इन टफर मार्केट्स जैसे आज हैं, जो इन्वेस्टर्स का पेशेंस और उनकी मेरे ख्याल से ग्रिट इन द मार्केट्स को टेस्ट कर रही हैं। बिल्कुल। तो इनफैक्ट इसको डिस्कस करने का पर्पस भी यही था कि ताकि इन्वेस्टर्स अवेयर हों, इसको समझें और स्मार्टली डिसीजंस लें और इस तरीके के बायसेस आपके पोर्टफोलियोज को कब कैसे इम्पैक्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, वही बात यहाँ पर समझाई गई है और सब तरीके से आपको बताया गया है कि कैसे आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं या फिर आमतौर पे क्या कौन सी वो बातें होती हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होके हम डिसीजंस अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। पहले व्यूअर राहुल गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। राहुल नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैम मैं अपना पोर्टफोलियो आपको बेचा हुआ है। मेरी 1 लाख की एसआईपी चल रही है और जो मेरी करंट वैल्यू हो गई है 1.7 करोड़ की हो गई है और नेक्स्ट 18 ईयर्स में मेरा 15 करोड़ का टारगेट है। तो मुझे जानना था जो मेरा पोर्टफोलियो है वो सही है या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है उसमें मैम। ओके, आपका 18 साल में 15 करोड़ का लक्ष्य और अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी बताई आपने? लगभग 1.25 करोड़। हाँ यस मैम, 2.25 करोड़। ओके, 1 लाख की आपके मंथली सिप चल रही है। तो आपके पास एडवाइस मिड कैप फंड 23,000, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप 22,000, 17,000 कोटक मल्टी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 15,000, बंधन स्मॉल कैप 13,000, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 10,000। इसके अलावा इनके एनपीएस भी चल रहे हैं जहां पर 45 लाख का कॉर्पस एनपीएस में, यहाँ भी मंथली एनपीएस 29,000 का है। तो एक साइजेबल अमाउंट का पोर्टफोलियो है इनका और अच्छी बात यह है कि 1 लाख के सिप के लिए बहुत बड़ा पोर्टफोलियो इन्होंने नहीं रखा है प्रबलीन, बट स्टिल इनके फंड चॉइसेस पर आपकी राय क्या है और क्या सजेशन? बिल्कुल, दीपाली, आई थिंक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, तो काफ़ी पुराना पोर्टफोलियो है, बट ऑफ कोर्स इसमें नए स्कीम्स भी हैं, यानी कि शायद इनने कभी कुछ स्कीम्स का प्रॉफिट बुकिंग करके उसको रीइन्वेस्ट किया होगा, बिकॉज़ जैसे बंधन इन्वेस्को ये बहुत ज़्यादा पुरानी स्कीम्स नहीं है, 6-7 साल पुरानी स्कीम्स हैं। बट ओवरऑल गुड पोर्टफोलियो, हमारे पास लार्ज मिड कैप कैटेगरी है, मिड कैप है, हमारे पास फ्लेक्सी कैप भी है। हमारे पास स्मॉल कैप के 2 फंड्स हैं, बट दोनों काफ़ी अच्छे हैं, सो कंटिन्यू किए जा सकते हैं।
एंड इनके पास एक मल्टी कैप भी है। सो ओवरऑल एक होलिस्टिक पोर्टफोलियो है। एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कि राहुल जी के पोर्टफोलियो में सारे ही एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स है, कोई भी पैसिव स्ट्रैटेजी नहीं है, और इनका जो लक्ष्य है दीपाली वो काफी लंबे समय का है, विच इज अबाउट 18 ईयर्स। तो आई थिंक राहुल जी आप अपने पोर्टफोलियो में गोइंग फॉरवर्ड जो एडिशन कर सकते हैं, वो आप एक लार्ज कैप पैसिव फंड जोड़ सकते हैं, विच कैन बी अ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, एंड अलोंग विद दैट आप एक मिड गोल्ड का फंड भी जोड़ सकते हैं, जो एक डाइवर्सिफायर की तरह आपके पोर्टफोलियो में एक्ट कर सकता है। गिवन द जियोपॉलिटिकल जो अभी सिचुएशन चल रही है, मेरे ख्याल से गोल्ड का एक जो रेलेवेंस है पोर्टफोलियोज में वो आगे भी बना रहना चाहिए, और हमें वो डॉलर के अगेंस्ट भी हेज देता है, तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको ऐड करके रख सकते हैं आगे चल के। एंड जब आप अपने लक्ष्य के करीब आ रहे हो, मान लीजिए अभी आपका 18 साल का लक्ष्य है, सो आज से 10-11 साल बाद आप थोड़ा सा हाइब्रिड्स ऐड करना शुरू कर सकते हैं, जो कल को आपकी रिटायरमेंट की फर्स्ट SWP बकेट का काम करे। जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी काफी अच्छी हैं, आप एक हेल्दी पोर्टफोलियो ऑफ रफली 20 CR क्रिएट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 18 ईयर्स अपने करंट SIP एंड लमसम के साथ, और अगर ऑफ कोर्स आप स्टेप अप करेंगे तो आप उससे ज्यादा भी बना लेंगे। सो ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा आपने अब तक अपना निवेश किया है, एंड आपकी राइट एज पे आई थिंक आपने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा कॉर्पस साइज आप रीच कर चुके हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह राहुल के पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 18 साल में आप लगभग 20 करोड़ की राशि एक्यूमुलेट कर लेंगे, आपके लक्ष्य से कहीं ज्यादा, और आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी सलाह दी गई है। चलिए रुकना है इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और सवाल करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। कच्चा तेल आज की सबसे बड़ी स्टोरी है, इसीलिए तीनों स्टॉक्स रडार पे। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। हर गिरावट पर आप निफ्टी के ETF में बाइंग करें। अगर आपका व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, बड़ा पैसा बनेगा। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। ट्रेड लेना चाहिए। 3349 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फ्लैट खुले तो ही शॉर्ट करना है, वरना इसको छोड़ देना अगर गैप ना मिलता तो। मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 583 पे होल्ड करें, ऐड करें। होल्ड करें इस पोजीशन को। 1170 का एक SL मेंटेन करें नीचे में। FNO में क्या पोजीशन ले, होल्ड करें या बेच दें। बैंक निफ्टी सिंस स्ट्रॉन्गर तो ट्रेड निफ्टी, ये एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सोल्यूशन। दोनों ही इंडेक्सेस में कॉशियस रहने की सलाह, आपको बचना चाहिए कोई भी ट्रेड से। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। FNO मार्केट का हर एक्शन। जब तक आपके पास एज ए डे ट्रेडर 25,520 है, टिप्स को बाय कीजिएगा। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, उसी स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। जिनके पास लॉन्ग है वो क्लोजली ट्रेल करें। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 314 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। 56,950 और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ एक ट्रेड बन सकता है। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर। एक धमाकेदार लाइव शो। आज अपने को अहमदाबाद, बेंगलुरु और पुणे ही जाना है। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। 184 क्वांटिटी 249 से लिया है। तो शेयर है एट द रेट ऑफ 390। क्या करना चाहिए? बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। साल 1.5 साल इसमें बना रहता है तो अच्छे मुनाफे पे आ सकता है। लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के लिए भी ये काउंटर अच्छा नहीं है। कोई भी उछाल में आप एग्जिट कीजिए। सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। ओवरनाइट पोजीशन कोई भी कैरी करें तो हेज जरूर करें अपने आप को। हेज करना इस मार्केट में बहुत जरूरी है। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ होगी। आज इसने 20 डेमा से रिवर्सल किया। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। आवली चार्ट्स और मोमेंटम को देखते हुए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है इस स्टॉक पे। देखिए कमाई का अड्डा। 10 तिरंगा ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। अगर मार्केट को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर आप मिजरेबल फील करेंगे। कोई सस्टेन्ड बुल मार्केट नहीं है यहाँ पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडिया।
मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन सबको ऐड करनी चाहिए। कमोडिटी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। स्टॉक स्पेसिफिक मूव बेहद ही शार्प और उसमें से 50, 60, 70% हमने सुबह कैप्चर भी किया। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। थोड़ा सा मार्केट ने शायद ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट अब गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। डिफेंस जो है ना, वो सारी जो बाधाएं हैं वो तोड़ के निकलने वाला है। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ आज का जो बार बना है उसके साथ लगता है बाइंग के लायक है। तो स्टॉप लॉस आप 5040 पे लगाए। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। इस समय मार्केट में अपनी पोजीशन को कैरी करें। पहला सौदा CNBC आवाज पर। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। कच्चा तेल आज की सबसे बड़ी स्टोरी है, इसीलिए तीनों स्टॉक्स रडार पे। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। हर गिरावट पर आप निफ्टी के ETF में बाइंग करें। अगर आपका व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, बड़ा पैसा बनेगा। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। ट्रेड लेना चाहिए, 3349 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फ्लैट खुले तो ही शॉर्ट करना है, वरना इसको छोड़ देना है अगर गैप डाउन मिलता है। आप देख रहे हैं यो मनी और आपके तमाम सवालों पर राय दे रही हैं प्रवीण वाजपेयी। अब सवाल लेते हैं एक और। जयपाल ने एक सवाल भेजा है पुणे से। अपना जयपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरा तो मेल बहुत लंबा है, मैंने आपको भेजा हुआ है। तो मैं एक्चुअली 2017 से SIP कर रहा हूँ। जितने भी मेरी सैलरी थी तब से मैं SIP कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने उसको बढ़ाया भी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड सम हेल्प फ्रॉम सम कलीग और ब्रोकर से। सो अभी तो मेरा इतना पोर्टफोलियो है। सो द थिंग इज दैट कि मेरा जो टारगेट मैंने आपको दिए हैं, बट द थिंग इज दैट कि मैं अभी कम से कम 10 साल और SIP कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन एंड जॉब सिक्योरिटी टाइप थिंग्स। सो मैक्सिमम 10 साल में SIP कर सकता हूँ, तो 2035 तक मैं SIP कर सकता हूँ। देन आई विल पॉज इट, देन आई वोंट विड्रॉ एनीथिंग until unless कुछ इमरजेंसी हो, ओके, बट आई वोंट विड्रॉ इट। आई विल कीप इट एज लॉन्ग एज आई कैन कीप इट। बट कुछ मेरे टारगेट है, जैसे कि मेरे बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट हो जाएंगी आफ्टर 15 years। नाउ इज जस्ट 1 year old। देन घर बनाना चालू हुआ, जब मैंने सेटल इट, आई विल मेक माई ओन होम। तो उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। मतलब ये गोल फिक्स नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग अ डेडलाइन कि 10 years 15 years डाउन द लाइन दिस गोल विल अराइव। और उसके बाद मैंने कुछ अपने इमरजेंसी फंड भी बना के रखे हैं, जैसे कि मैंने 9 लाख रुपीज लिक्विड फंड में डाले हैं इन केस ऑफ सेकेंड इमरजेंसी फंड। ऑल्दो आई हैव नॉर्मल अमाउंट इन अराउंड 5 to 10 lakhs इन माई सेविंग अकाउंट जस्ट फॉर फर्स्ट इमरजेंसी फंड। यस, सो इस वे में तो मेरा क्वेश्चन है कि मेरा पोर्टफोलियो सही है क्या। सेकंड थिंग, मेरा जो टारगेट है अराउंड 15 years में 5 to 10 crore रुपीज इफ आई नीड इट, तो will I be able to achieve this? And कुछ और सजेशन हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। आपने हालांकि इन डिटेल अपना सवाल बताया, जहां पर आपकी 67,000 की सिप चल रही है, 87 लाख ऑलरेडी हैं। इन्होंने अपने गोल्स ही बताए, प्रबलिन डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास है। लंबा क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो भी इनका बड़ा है। क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए अपने गोल्स के मुताबिक, और फंड चॉइसेस कैसी हैं? जी दीपाली, जयपाल जी को मैं ये बोलना चाहूंगी कि इनका जो इनने अभी हमें अमाउंट्स भी कुछ डाले थे कि इनको 2 करोड़ घर के लिए 7 से 10 साल में चाहिए होगा, 1 करोड़ बच्चे के लिए 15 साल में, 2 करोड़ रिटायरमेंट में 15 साल। सबसे पहले तो कि क्या ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट्स हैं या ये नहीं है, बिकॉज इसका मैं उदाहरण देती हूँ। सो ये जयपाल जी को करने की जरूरत है बेसिकली कि अपने जब आप गोल्स लिस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं 15 साल बाद 1 करोड़ चाहिए। अगर वो आज का 1 करोड़ है और हम उसको इन्फ्लेशन से इंक्रीज करते हैं, तो टेक्निकली उनको 3.6 करोड़ चाहिए होगा अगर हम 9% की एजुकेशन इन्फ्लेशन ले। अगर हम दीपाली उस 1 करोड़ को आज की रकम में देखें तो वो 41 लाख के बराबर बनती है। लाइकवाइज इनने 2 करोड़ का अपने लिए रिटायरमेंट का गोल रखा है 15 साल बाद। तो फ्यूचर में जो 2 करोड़ है, आज की जो 2 करोड़ की परचेजिंग पावर अगर इनको चाहिए होगी, तो इनको करीबन 5 करोड़ चाहिए होगा। क्योंकि अगर ये फ्यूचर में 2 करोड़ लेके चल रहे हैं, तो वो आज के 83 लाख के बराबर हो जाएगा। सो सबसे पहले तो गोल प्लानिंग में आप थोड़ा सा ये क्लैरिटी लेके चलिए कि आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
ओवरऑल बिकॉज आपने ऑलरेडी एक एमएफ बैलेंस हमें दिया है 87 lakhs का एंड आप 67,000 की एसआईपी करेंगे, सो इन द नेक्स्ट 10 years आप अराउंड 4 करोड़ जमा कर सकते हैं, assuming 12% returns. But at the same time, अगर हम इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करें तो आपके बहुत सारे गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे जयपाल जी, तो आपको थोड़ा सा रीप्लानिंग करने की जरूरत है। अगर हम इन्फ्लेशन को नहीं लेके चलते हैं तब पॉसिबल होगा कि आपने पहले घर के लिए थोड़े पैसे निकाल लिए, फिर आपके बच्चे के लिए भी थोड़े बच जाएंगे और कुछ पैसा आपकी रिटायरमेंट लिए बच जाएगा, बट वो सही तरीका नहीं होगा प्लानिंग का। तो मुझे लगता है अपने सारे, जैसे आपका ईपीएफ भी होगा, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, मेरे ख्याल से आप एक प्रॉपर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए जहां पे इन्फ्लेशन को, करंट एसेट्स, लायबिलिटी, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपकी फ्यूचर गोल की प्लानिंग हो। और जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, फॉर द टाइम बीइंग आपका, मेरे ख्याल से आपके पास एचडीएफसी जो मिड कैप है, मैं उसमें आपका थोड़ा अमाउंट बढ़ाने की सलाह दूंगी और मैं एक लार्ज कैप में इंडेक्स फंड को जोड़ने की सलाह दूंगी। उसके अलावा आपके पास जो लार्ज मिड कैटेगरी है उसके फंड हैं, आपके पास कोटक का फ्लेक्सी कैप है, आपके पास मिराई का भी लार्ज मिड है, तो थोड़ी डुप्लीकेशन है। बट फर्स्ट थिंग इज आई थिंक आप थोड़ा सा स्मॉल कैप में इस टाइम पे, या जो लार्ज मिड कैटेगरी है जहां पे आपका ऑलरेडी साइजेबल कॉर्पस है, उससे कम करके अपने मिड कैप को बढ़ाइए और एक लार्ज कैप पैसिव फंड डालिए एंड आप एक बार जरूर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर्ली करवाइए। ओके, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड। अकॉर्डिंगली आपको आपके फंड चॉइसेस पर, आपके गोल्स पर राय दी गई है, लेकिन क्योंकि आपके गोल्स काफ़ी सारे हैं, बड़ा पोर्टफोलियो है, तो एक बार बैठ के ज़रूर डिस्कशन आपको करना चाहिए। हालांकि मोटा मोटी बातें आपको प्रबलीन ने बताया आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड। क्विकली बात करते हैं पंकज से, हमारे साथ गुजरात से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। पंकज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। 42 साल इनकी उम्र है, मंथली सिप है 1 लाख की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 75 लाख, निवेश अवधि 18 साल की है। 18 साल में कितना कॉर्पस बन जाएगा जानना चाहते हैं, किसी फंड से निकलने की जरूरत है या फिर नहीं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 15,000, निपॉन मिड कैप 150 इंडेक्स 5,000, 5,000 निपॉन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, 5,000 निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, एक्सेस लार्ज मिड कैप 5,000, 5,000 निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। सिमिलरली इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, कोटक मिड कैप, टाटा डिजिटल, निपॉन पावर एंड इंफ्रा में 5,000 है। देन अगेन 10,000 ईच 4 फंड्स में, जो कि इन्वेस्को कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू, पराग पारिक फ्लेक्सी के, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। काफी बड़ा पोर्टफोलियो है इनका, क्या सजेशन इनके लिए? जी दीपाली, इनकी एसआईपी अच्छे अमाउंट की है, 1 लाख की है, करंट साइज ऑफ पोर्टफोलियो इज आल्सो गुड। तो 18 साल में एक काफी अच्छा साइजेबल अमाउंट ऑफ 12.88 क्लोज टू 13 करोड़ एक्चुअली क्रिएट कर सकते हैं, अज्यूमिंग 12% रिटर्न्स, जिसकी आज के टाइम पे भी अगर आप वैल्यू देखेंगे तो करीबन 4.5 करोड़ के करीब है। सो ओवरऑल गुड पोर्टफोलियो। 4 मिड कैप्स हैं, उनमें से एक पैसिव और एक एक्टिव को ये कंटिन्यू कर सकते हैं। निपॉन को आप मत कंटिन्यू करिए बिकॉज आपके निपॉन की ओवर एलोकेशन है, और उसके अलावा आप एक कॉन्ट्रा वैल्यू जो कैटेगरी है उसमें से भी एक को ही कंटिन्यू करिए एंड इवेंचुअली आपका गोल्ड ऐड हो सकता है, आपके सिल्वर ऑलरेडी है पोर्टफोलियो में। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। शो को तो समेटने का वक्त हुआ है। थैंक यू प्रबलीन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक में जाते जाते प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं प्रबलीन की चॉइस के हिसाब से। थैंक यू प्रबलीन अगेन, और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। तैयारी सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 583 पे होल्ड करें, ऐड करें। होल्ड करें इस पोजीशन को, 1170 का एक एसएल मेंटेन